मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। प्राइवेट नौकरी में इतनी ज़्यादा मराहत होती थी कि खुलकर खुद पर या घर वालों पर लगाया जाए, मगर थोड़ी बहुत सहूलियात हम भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने शदीद गर्मियों में सब घर वालों की बुरी हालत देखकर घर में एक एसी लगवाया था। एसी लगने के बाद सब में सुकून फैल गया था। एक ही बड़े कमरे में पूरा घर एसी लगाए सुकून से सोया रहता था। हम घर के कुल 5 अफराद थे। मेरे वालिद का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था, इसलिए घर में मेरे अलावा 2 छोटे बहन भाई, मेरी माँ और मेरी बीवी शामिल थे। मेरी अम्मा ने कमरे में कालीन डलवा कर जगह सेट कर दी थी। दिन भर मैं काम पर होता था और जब रात को लौटता तो मेरे बहन भाई और अम्मा कमरे में मौजूद होते और मेरी बीवी बाहर घर का काम कर रही होती थी। चंद रोज़ मैंने ये सब कुछ खामोशी से देखा, मगर फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरे घर वाले खुद तो ठंडे कमरे में रहते थे और मेरी बीवी को बाहर गर्मी में अकेला छोड़ा हुआ था। हालांकि वो काफ़ी कम उम्र लड़की थी, फिर भी बहुत अच्छे से सारा घर संभालती थी। मुझे हैरत थी कि मेरी हक परस्त और इंसाफ पसंद माँ इस मामले में इतनी नाइंसाफ़ी क्यों कर रही थी। एक रोज़ मैंने अपनी अम्मा के सामने अपनी बीवी को रोका और इससे कहा कि तुम दिन भर गर्मी में काम करती रहती हो। जब तक गर्मी ज़्यादा हो तुम जहाँ ठंडे कमरे में रहा करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। माँ के सामने ये सब बोलने का मेरा यही मकसद था कि इन्हें शर्मिंदा भी ना करूँ और सुना भी दूँ कि मैं सब देख रहा हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर मैं तब हैरान रह गया जब मेरी बात के फ़ौरन बाद मेरी माँ ने भी मेरी बीवी की कमअक्ली और ज़िद पर नाराज़ होना शुरू कर दिया और बोली कि ये ऐसे ही कमअक्ल है, जब एसी चलाकर कमरा ठंडा करते हैं ये तब उठकर सारे घर के काम समेटने लगती है। अजीब इंसान है, इससे गर्मी भी नहीं लगती, बात नहीं सुनती, कान बंद किए काम करती रहती है, वगैरह वगैरह। मैंने अपनी बीवी को देखा तो वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। इसने मुझे या मेरी माँ को कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि वो इतनी कम घो और चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। वो अच्छा खासा बोलती थी और मुझसे खूब बातें करती थी और अक्सर किसी न किसी बात पर बहस भी कर लेती थी। मेरी सास का इंतकाल चंद साल पहले हो गया था, इसलिए मेरी बीवी मेरी माँ को बहुत अहमियत देती थी। मगर आज मेरी बीवी का यूं खामोश रहना मुझे खटका रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ को वो बदहाली से जवाब दे नहीं देना चाहती, इसलिए इसके बोलने पर खामोश है। मैंने कदरे संजीदगी से अपनी बीवी को देखकर कहा कि ज़िद की वजह क्या है? क्या इसने किसी कमरे में आने से रोका है या इसे लगता है कि हमने एसी सिर्फ अपने लिए लगवाया है? मेरे सवालात पर वो बौखलाकर मुझे देखने लगी। मेरी माँ बिल्कुल चुप सी हो गई। यकीनन इन्हें मेरा पहला जुमला नागवार गुजरा था, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी बीवी की फ़िक्र में ये बात भी महसूस नहीं कर पाया कि मेरी सवालिया नज़रें मुझ पर जमी देखकर मेरी बीवी नज़रें चुराने लगी और उल्टे सीधे बहाने घड़ने लगी। मेरे बार बार इससे पूछने पर मेरी माँ ने अचानक ऐसी बात कह दी कि मैं घबरा गया। वो मेरी बीवी से बोली कि अगर तुम्हें हम सब के साथ एक कमरे में सोना बुरा लगता है तो हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अपनी माँ की बात से मैं परेशान हो गया और मेरी बीवी भी घबरा कर इन्हें वजाहत देने लगी। मगर हैरत की बात यह थी कि वो इतनी परेशान होने के बाद भी कमरे पर सोने में आमादा नहीं हुई थी। मैं अपनी माँ को मनाने की गर्ज से बोला कि ये कमरा या फिर एसी सिर्फ मेरी बीवी का नहीं है। वो अगर नहीं सोना चाहती तो ना सोए, मगर वो लोग जहाँ सोएंगे। अम्मा ने खफा नज़र मुझ पर डाली और मेरे बार बार माजरत करने पर मुस्कुरा दी। इस दौरान मेरी बीवी उठकर वहाँ से जा चुकी थी। अम्मा को मनाने के बाद मैं अपनी जगह पर लेटा तो मुझे बार बार अम्मा की बात याद आने लगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि मेरी बीवी इन सब की वजह से कमरे में नहीं सोती? मुझे लगा कि शायद ऐसी कोई बात हुई होगी, तभी मेरी माँ ने इसका हवाला दिया। मेरा ख्याल ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई की जानब चला गया। मेरा भाई भी जवान लड़का था। शायद मेरे भाई की वजह से कमरे में सोना मुनासिब नहीं समझती थी। मैं फिक्रमंद होने लगा। मैं दूसरा एसी या इतना ज़्यादा बिल नहीं दे सकता था कि बीवी को अपने कमरे में दूसरा एसी लगवा देता। मैं परेशान सा अपनी बीवी को रूठते देख रहा था। मुझे ये देखकर हैरत हुई थी कि मेरी बीवी और मेरे भाई की आपस में कैफ़ी दोस्ती थी। इनका हंसी मजाक भी चलता था और मेरा भाई अक्सर मेरी बहन से लड़ झगड़ कर मेरी बीवी के साथ ही लगा रहता था। मैं उलझ कर रह गया कि आखिर मेरी बीवी एसी वाले कमरे में सब के साथ क्यों नहीं सोती थी। मैं अक्सर जब भी
घर आता तो कमरे से निकलकर गैलरी की तरफ जाता। मुझे अक्सर दूसरे कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। मैं पहले तो इन आवाज़ों पर गौर करने की कोशिश करता, मगर फिर ऑफिस में मसरूफियात बढ़ने की वजह से मैं घर में कम टिकता था और यूँ मेरा ध्यान इन बातों से हट गया। एक रोज़ मैं रात को देर से घर आया और सीधा इसी मुश्तरका कमरे में पहुंचा। मेरी बीवी हस्बे मामूल वहाँ मौजूद नहीं थी और मेरा भाई भी कमरे से गायब था। मैंने कुछ देर कमरे में लेट कर रेस्ट किया, फिर चाय की शदीद तलब होने पर उठ बैठा। मेरी माँ गहरी नींद में थी, इसलिए उन्हें उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा था। मैं कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता ताकि अपनी बीवी को चाहे का कह सकूं। तभी मुझे किचन में खटपट सी महसूस हुई। शायद मेरी बीवी अभी भी किचन में काम कर रही थी। मैं किचन की तरफ बढ़ा तो वहाँ से हल्की हल्की बातों की आवाज़ें आने लगी। मैंने हैरत से आगे बढ़कर किचन में झांका तो सामने का मंजर देखकर मुझे झटका लगा था। सामने मेरी बीवी और मेरा भाई मौजूद थे। मेरी बीवी मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से अपनी भीगी आंखें साफ करने लगी। मेरा भाई केतली से गरम गरम सब्ज़ चाय निकाल कर कप में डालने लगा, फिर अपना एक कप उठाकर किचन से निकल गया। मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी कि अगर मैं सब्ज़ चाय पीना चाहता हूँ तो दूसरा कप मैं ले लूँ। इसकी आवाज़ में भी भारीपन पैदा हो रहा था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और आगे बढ़कर अपने लिए खुद चाय बनाने लगा। मेरी बीवी खामोशी से एक तरफ बैठकर सब्ज़ चाय पीने लगी और मैं सोच में गुम खड़ा था। मैं इससे पूछना चाहता था कि वो रात के इस पहर अगर मेरे भाई के साथ किचन में अकेली खड़ी हो सकती है तो फिर एक कमरे में सोने में क्या कबाहत थी। मगर मैं इससे फ़िलहाल कोई बात नहीं कर सका। मैं थका हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं है। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें भी सुर्ख और भीग रही थी। अगर वो ठीक नहीं थी तो वो इस वक्त किचन में मेरे भाई के साथ क्यों मौजूद थी? क्या मसला था? मगर मैं इस वक्त इतना थका हुआ था कि चाहकर भी इससे कुछ ना पूछ पाया। जब मैं चाय बन जाने पर सोचों से निकला तो चौंक गया। मेरी बीवी वहाँ से जा चुकी थी। मैं भी सर झटक कर चाय पीने लगा और फिर जाकर सो गया। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही थी कि मैं कमरे में ना सोने की वजह जानना चाहता था, मगर मसरूफियात में ये बात मुमकिन नहीं हो सकी। और यूँ एक रोज़ मैं जब घर में आराम कर रहा था, अचानक बिजली चली गई। इस रोज़ मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसीलिए घर वालों की नींद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मगर मुझे महसूस होने लगा। मैं कमरे से निकला तो सामने हमारे कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद था। मुझे अपनी बीवी की बेवकूफ़ी पर अब गुस्सा आने लगा था। बाहर इतना अच्छा मौसम था और वो कमरा बंद किए पड़ी थी। मुझे अपनी माँ की बात याद आई कि तुम्हारी बीवी हैरान कर देती है, आखिर इसे गर्मी क्यों नहीं लगती, ये अच्छे मौसमों में भी कमरा बंद किए बैठी रहती है। मैं कदम बढ़ाकर अपने कमरे की जानब बढ़ गया और दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। मेरी बीवी हड़बड़ाकर सीधी हुई थी, कमरे की समत देखने लगी। मेरे हाथ में मोबाइल था, जिसकी टार्च की रोशनी में मैंने सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया था। मेरी बीवी घबराई सी चादर में सिमट गई और मुझे लगा मैं अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो बंद कमरे में मोटी चादर में दबकी पसीना पसीना हो रही थी और इसका चेहरा इतना सुर्ख था कि जैसे छू लिया गया हो। वो पानी से भरी आंखें मुझ पर टिकाई हुई थी। मैंने आगे बढ़कर इसकी हालत की वजह पूछी तो जो इसने बताया वो मुझे गुमसुम कर गया था। मैं जो समझता था मैं बहुत ज़्यादा परवाह करने वाला इंसान हूँ, वो मुझसे बढ़कर कोई एहसास वाला नहीं होगा। इस रोज़ अपनी लापरवाही पर खुद शर्मिंदा हो गया। मेरी बीवी बता रही थी कि इसे ठंडी हवाओं से एलर्जी है, जिसकी वजह से सख्त गर्मियों में भी इसे गर्म रहना पड़ता है। इस तरह से वो ठीक रहती है और अगर इसे ज़रा सी भी ठंडी हवा लग जाए तो इसे एलर्जी होने लगती है। और इस वक्त भी वो बंद कमरे में छींक छींक कर पागल हो रही थी और इसकी नाक नहायत सुर्ख और सूज रही थी। मुझे तब अचानक सारी बात समझ में आई थी। वो कमरे में बंद रहकर ऐसे ही छींक रही होती थी और जब किसी की मौजूदगी महसूस कर लेती तो छींकों की आवाज़ दबाने की कोशिश करती, जिसकी वजह से इसकी नाक और गला खराशज़दा हो जाता था। मैं इन आवाज़ों पर अक्सर चौंक जाता था, मगर कभी मैंने अपनी बीवी से जाकर इसकी हालत नहीं पूछी थी। इसका एसी वाले कमरे में ना सोना मुझे उलझा देता था और इसी उलझन में मैं हर वजह और हर शख्स से गुजरता रहा,
मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद इसे कोई मसला हो। वो दूसरे कमरे में जलती पड़ती रहती है। मुझे याद आया कि इस रात भी मेरी बीवी की ऐसी ही कुछ हालत थी जब मेरा भाई इसे सब्ज़ चाय बनाकर दे रहा था। शायद वो भी मेरी बीवी की हालत से वाकिफ़ था, मगर मैं ही अब तक अनजान रहा था। मेरी बीवी ने मेरे पूछने पर भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं हैरत से ये बात अपनी बीवी से पूछी तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। शायद कोई वजह थी कि इसने मुझसे अपनी हालत छुपाए रखी। मैंने उठकर पहले इसे दवा दी और नीम गर्म पानी लाकर दिया, और जब इसे कुछ आराम आया तो मैंने खफगी से इसे देखा और बोला कि अगर वो मुझे पहले ही ये बात बता देती तो मैं इलाज करवाता। मैं इसे इतना जालिम या बेहिस इंसान लगता था जो इसकी हालत की परवाह न करता। मेरी बात पर मेरी बीवी ने झुककर कहा कि मैंने इसीलिए छुपाया ताकि मुझे से कोई खार ना खाए। आप सब मुझसे बचने की कोशिश ना करें कि मैं जरासीम ज़दा हूँ और सबको इस मुश्किल में डाल दूँगी। अपनी बीवी की बात पर मुझे झटका लगा था। मैं इस पर नाराज़ होने लगा कि वो हमें इतना तंग ज़र्फ़ समझती थी कि अपनी परेशानी से अकेली लड़ती रही, मगर हम पर ज़ाहिर ना की। मेरी बात पर बोली कि वो अपनी माँ के साथ ऐसा होता देख चुकी है, इसलिए इसे लगा कि वो भी यही सब झेलेगी। तब इसने मुझे अपनी मरहूमा माँ का बताया तो मेरा दिल उदासी से भर गया और मैं गमज़दा सा बैठा रह गया। वो बता रही थी कि मेरी माँ को भी ऐसी ही एलर्जी की शिकायत रहती थी। वो सारा दिन घर के काम करती और छींकती रहती थी। ना इसका इलाज करवाया जाता, ना ही वो परहेज़ कर पाती थी। उल्टा इसका मर्ज़ बढ़ा तो ससुराल वालों ने इसे बीमार और जरासीम ज़दा कहना शुरू कर दिया। मेरी दादी इनसे उलझन खाने लगी और हर वक्त खफा होती कि मेरी माँ खाने पीने की अशिया पर जरासीम फेंकती है। मेरी माँ की मजबूरी थी, वो पानी से भरी आंखें लिए काम करती रहती थी। ससुराल में मौजूद नंदे और ख़ुद इनकी सास काम करने को तैयार ना थी, मगर माँ पर तकनीद करती रहती थी, जिसका हाल ये निकला कि मेरे बाप ने मेरी माँ को सख्ती से अपने मुंह पर कपड़ा लपेट कर रखने की हदायत दी ताकि जरासीम खाने की चीज़ों तक ना पहुँचे। हर वक्त चेहरे पर कपड़ा लपेट कर रखने की वजह से मेरी माँ का चेहरा गर्मी दानों से भरा रहता और शदीद परेशानी का शिकार रहती थी। घर के काम करने के बाद इन्हें किसी के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो अकेली पड़ी रहती और जहाँ वो जाती सब वहाँ से उठकर चले जाते कि इस बीमारी में हमें भी लग जाएगी। माँ को एक साइड पर कर दिया जाता कि इसकी वजह से सबका मिजाज ख़राब ना हो जाए। मेरी माँ की एलर्जी शदीद किस्म की होती जा रही थी। छींकते रहने से इनका गला खराशों से भर गया था। इनका खाना पीना मुहाल होता जा रहा था। उन्होंने जब मेरे बाप से दरख्वास्त की कि इनका इलाज करवाया जाए या दवा ला कर दी जाए तो मेरा बाप गुस्से होने लगता और लड़ने लगता कि तुम जैसी बीमार औरत से शादी करके मैं जलील हो गया हूँ और लोगों से तो मैं मिलवाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी माँ के दानों से भरे चेहरे से उलझन खाकर सब नागवारी से रुख फेर लिया करते थे। घर में किसी को भी कभी नज़ला या ज़ुकाम होता, इसका इल्ज़ाम मेरी माँ पर धर दिया जाता। यही सबको बीमार कर रही है। गर्म पानी पी पी कर मेरी माँ का जिस्म हर वक्त तपश में मुब्तला रहने लगा। वो छुप छुप कर अपनी सास और नंदों की ज़ुकाम वाली दवाएं उठाकर खाती ताकि इन्हें आराम आ सके। मसला बढ़ते बढ़ते इनके दिमाग तक जा पहुंचा था। इनका दिमाग कमज़ोरी में मुब्तला होने लगा और बिनाई मुतासर होने लगी। ऐसे ही उल्टे सीधे इलाज करने की वजह से एक रोज़ मेरी माँ ने गलत दवा ले ली, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। पहले तो इनकी हालत को ड्रामा समझकर नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि उस रोज़ घर में बड़ी फूफो और इनके ससुराल वालों की दावत थी। मेरी दादी गुस्सा होने लगी कि मेरी माँ काम से बचने के लिए ऐसा कर रही हैं। मगर जब मेरी माँ इसी हालत में पड़ी रही तो बेहिसी की हद करते हुए मेरी दादी और छोटी फूफुओं ने मुझे साथ लगाकर खुद मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी और साथ साथ मेरी माँ को भी बातें सुनाने लगी। मैं समझदार थी और अपनी माँ की हालत से बखूबी वाकिफ़ थी। मेरा दिल इनकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। मुझे भी अपनी माँ की तरह कभी कभी एलर्जी की शिकायत हो जाती थी, मगर मुझे हर बार दादी दवा देकर ठीक कर देती थी और मैं वो दवा खोज खोज कर थक जाती थी। मुझे कुछ समझ ना आती थी कि आखिर वो कौन सी दवा थी जिससे मेरी दादी मेरा इलाज करती थी। मैं वो दवा जानकर अपनी माँ का इलाज करना चाहती थी, मगर मैं नाकाम रही। इस रोज़ घर में मेहमान आए तो पूरा घर में मेहमानों के साथ लगा हंसता खिलखिलाता रहा और मैं अपनी माँ के पास बैठी रोती रहती थी, क्योंकि मेरी माँ अब बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। मेरे बाप काम से लौटा तो काफ़ी देर हो चुकी थी।
میں نے اپنے باپ کی منتیں کرتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ میری ماں کا علاج کروائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ میرا باپ میری ماں کو ہسپتال لے گیا اور میں گھر میں بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی۔ مجھے خوف تھا میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے۔ میری دادی مجھے تسلیاں دیتی، یہی بولتی کہ میری ماں نے ڈرامہ کیا ہے، وہ جب آئے گی تو بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ مجھے کھانا کھانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی، مگر میرے حلق سے نوالہ نہیں اتر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں کام سے بچنے کے لیے ڈرامے نہیں کرتی تھی۔ وہ اتنی مشکل کا شکار رہتی تب بھی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کام کرتی رہتی تھی، اور جب میں اپنی دادی اور پھپھوؤں پر غصہ ہونے لگتی تو میری ماں مسکرا کر مجھے کہتی کہ سسرال والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ساس اگر ماں بن جائے تو پھر اسے ساس کون مانے۔ یہ بات مجھے سسرال نامی گھرانے سے بہت ڈراتی تھی۔ میں سارا وقت ڈرتی رہتی تھی اور میرا خوف سچ ثابت ہوا۔ میرا باپ جب واپس لوٹا تو ساتھ ایمبولینس میں میری ماں کی لاش تھی۔ وہ اپنی ایک عام سی الرجی سے لڑ لڑ کر مر چکی تھی۔ میری چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ میری دادی اور پھوپھیاں پہلی بار چپ سی ہو گئی تھیں۔ میں تڑپ تڑپ کر چیخ رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی موت سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ وہ صرف ایک بیماری کی وجہ سے ساری عمر ذلیل ہوتی رہیں۔ اس کی قدر نہیں کی گئی، اور وہ تب اسپتال پہنچی جب مر چکی تھی۔ میرا باپ سامنے آیا تو میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ وہ ساری زندگی میری ماں کو تنگ ہوتا دیکھتے رہے اور ان کے بنائے کھانے کھاتے رہے، مگر کبھی علاج کی کوشش نہیں کی۔ میں سوال کر رہی تھی کہ ماں بہنوں کا خیال رکھنے والے مرد اپنی بیویوں کے لیے ایسے پتھر دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا بیوی انسان نہیں ہوتی، یا پھر وہ زر خرید غلام ہے، یا بے جان گڑیا ہوتی ہے جس سے بدترین حال میں بھی رکھ کر صرف اپنا کام نکلوایا جاتا ہے؟ میں نے مہمانوں کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ کیا ماں کی ایسی موت نے میری آواز چھین لیے تھے؟ میرے الفاظ پر لوگ متوجہ ہونے لگے تو میری دادی اور پھوپھی کھینچ کر مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور سب سے کہنے لگی کہ ماں کی موت نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور یہی سچ تھا، میں پاگل ہو چکی تھی۔ ماں کے جنازے اور کل 40ویں کے بعد تک بھی ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتی اور چیختے چلاتی رہتی۔ پھر رفتہ رفتہ میرے غم نے گمسم سا کر دیا تھا۔ میں ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ میری الرجی بھی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے باپ نے پریشانی سے میرا علاج کروانے کی کوشش کی تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا اور ان سے بولی کہ میں اپنی ماں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ بیٹیوں پر گزرے تو کیسا لگتا ہے، اور بیوی بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے گھر والے میری ضد اور پاگل پن سے تنگ آ گئے تھے اور پہلی فرصت میں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر کم عمری میں مجھے بیاہ دیا۔ میرا باپ جب میں اکثر میکے جاؤں تو فکر سے سوال کرتا تھا کہ سب میرا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ شادی کے بعد میری سوچ اپنی ماں والی تھی کہ سسرال برا ہوتا ہے، مگر یہاں جب ساس نے ماں جیسا پیار دیا اور نند بہن کی طرح باتیں کرتی اور خیال رکھتی، دیور بھائیوں کی طرح فکر ظاہر کرتا، تو میری سوچ بدلنے لگی۔ میرا نصیب اپنی ماں سے الگ تھا، مگر اب بھی مجھے خوف تھا کہ شاید سب اس لیے اچھے ہیں میری الرجی کے بارے میں نہیں جانتے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میری الرجی کی بات کھلی تو میری ماں کی طرح بھی مجھے بھی سب سے الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ میری بیوی اپنی روداد سنا کر افسردگی سے سر جھکا گئی تھی۔ میری آنکھیں اپنی ساس کے حال پر بھیگ گئی تھیں۔ مجھے اپنے گھر والوں پر فخر ہونے لگا۔ میرے بھائی کو جب میری بیوی کا حالت کا پتہ چلا تو وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا اور دعا بھی لا کر دیتا، اور میری بیوی کے خوف پر اس نے ہم سب کے سامنے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میری ماں اور بہن کو پتہ چلا تو وہ بھی میری بیوی کا خیال رکھنے لگے اور پہلے سے بڑھ کر توجہ دینے لگے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے چلتے ہی میری ماں کو پہلی فکر میری بیوی کی ہونے لگتی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ ہم بیماری کو جرم نہیں سمجھتے۔ اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اندر ہی اندر سہنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، چاہے رویے ہوں یا تکالیف، وہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے، اور خبر ہو جائے تو ان پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ میری درخواست ہے کہ خدا را اپنوں کو تکلیف سے بچائیں اور ان کا خیال رکھیں، ان کی بیماری کو ان کا جرم نہ بنائیں۔ وہ تو پہلے ہی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس پر ہمارے رویے انہیں بے موت مار دیتے ہیں۔